सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। तो आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हमने हमारा जो ये आप देख रहे हैं कि सीरीज जो है वो भूगोल की सीरीज चल रही है और चैप्टर 4 हमने कंप्लीट करा दिया है। जो आज जो चैप्टर होने वाला है चैप्टर 5 होने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हेडिंग जो चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल है, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, जो आज हम कवर कराने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो चैप्टर है वो अच्छा लगेगा। अच्छा, ये दो पार्ट में हम लोग इसको कवर कराएंगे। ये पार्ट 1 होगा और इसके बाद जो होगा वो पार्ट 2 होगा। वो जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा जो ये जो चैप्टर है ना वो थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और जो चीज़ें हैं ना इसमें जो समझने वाली हैं उसको समझाने के लिए ये इसको दो पार्ट में बनाया जाएगा, इसलिए कि अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए और बेसिक चीज़ें जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सब चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए @the जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन पे आप जाके टेलीग्राम जो है इसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके जो है इसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ जो है आप सॉफ्ट कॉपी के रूप में और हार्ड कॉपी के रूप में भी आप लोग रख सकते हैं अपने पास। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पृथ्वी पे रहते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में जो है ना भूगोल के फर्स्ट चैप्टर में हमने इसको जो है कवर कराया था, इसके बारे में जाना था। ठीक है, तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन जो है संभव है। ठीक है, जीवन के लिए जो आवश्यक जो तत्व होते हैं वो पृथ्वी पे मौजूद है। ठीक है, जैसे भूमि होता है, जल है और हवा है, इन सब जो ये जो मेजर डोमेन्स है ना इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो आप जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो जो पृथ्वी जो है ना एक जो जहाँ पृथ्वी क्या है, पृथ्वी जो है वो एक ठोस जो है भूमंडल है, मतलब आप कह सकते हो जो ठोस भाग है। और जो है हम लोग जो है यहाँ पे जो है एक ठोस भाग के रूप में एक भूमंडल है। गैस की जो परतें हैं पृथ्वी के जो चारों चारों ओर जो है एक वायुमंडल है। ठीक है, वायुमंडल है जिसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है और इस तरीके की दूसरी गैसेस भी शामिल है। तो हम जो है बेसिकली जानेंगे पृथ्वी के जो प्रमुख परिमंडल है आज उनके बारे में जानेंगे। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चीजें और थोड़ी विस्तृत रूप से सामने आएंगी जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ाने के लिए तो खैर बहुत कुछ है, चीजें सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो है एक पॉइंट टू पॉइंट अगर हम लोग पढ़ेंगे ना तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। एकदम से सारी चीजें दिमाग में अगर भर दी जाएंगी तो एकदम जो है ना दिमाग में हौच पौच यानी उल्टा पुल्टा सब कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए जो है बेसिक से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो है हम समझेंगे ना धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और समझते समझते जो है जब वो अपना आकार जब बढ़ाएंगी तो समझने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, आप जानते हैं कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी का जो बहुत बड़ा जो कण जहाँ पे जो जल है पाया जाता है, यानी पृथ्वी जो है ना पृथ्वी का आप देखोगे कि पृथ्वी पर सबसे बड़े हिस्से में जो है ना जलमंडल पाया जाता है। ठीक है, और जो जो ये जल पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, जलमंडल बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो बहुत बड़ा हिस्सा ना लगभग आप कह सकते हो कि 71% यानी 1/3 हिस्सा जो है पानी है पृथ्वी पर। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो पानी है वो पानी सिर्फ जल के रूप में नहीं है, वो जो जल के रूप में नहीं है, वो बर्फ के रूप में भी है और जल वाष्प के रूप में भी है। क्योंकि आप देखते हो सूरज की जब रोशनी पड़ती है तो सूरज की रोशनी जब पृथ्वी पर पड़ती है तो जो जल है ना वो वाष्प के रूप में ऊपर जो है धीरे धीरे जो है जाता रहता है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करेंगे भूमंडल की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे भूमंडल की। ये भूमंडल क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो जो भूमंडल है वो पृथ्वी का जो है ठोस भाग है। ठीक है, भूपपटी की जो चट्टाने होती है ना, जैसे आप देखोगे जो जमीन के जो ऊपर वाला जो परत होता है उसको भूपपटी बोला जाता है। तो जो पहली जो परत होती है वो मिट्टी की, वो भूपपटी कहलाती है। ठीक है, और जिसमें जो आप देखेंगे जो भी जीव वगैरह जो रहते हैं ना उसमें उसके लिए जो है पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। अच्छा, पृथ्वी के जो है ना दो भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से भाग होते हैं, बड़े जो स्थलीय भूभाग होते हैं। ठीक है, बड़े स्थलीय भूभाग होते हैं
और एक जो है जलाशय होते हैं। ठीक है, जलाशय यानी महासागर बेसिन जिन्हें बोलते हैं, महासागर बेसिन होते हैं। तो विश्व के जो सभी महासागर है ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप देखोगे कि जो जब भी कभी भी जब जो है आप देखोगे कि रेलवे स्टेशन पे जाते हो या कहीं भी जाते हो तो वहां पे एक बोर्ड लगा होता है, येलो कलर का एक बोर्ड होता है, ब्लैक कलर के पेन से उस पर लिखा होता है कि समुद्र तल से स्टेशन की ऊंचाई। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जो पानी का जो लेवल होता है ना, वो पानी का लेवल जो है हर जगह सेम होता है। एक जगह मतलब जो भी समुद्र का पानी होगा, जो जमीन का पानी होगा, वो सेम, उनका जो लेवल होता है ना वो सेम होता है। इससे हमें पता चल जाता है कि जो उसका लेवल सेम है, तो उससे अगर उसकी नपाई की जाएगी, उस पानी से उस जगह की नपाई की जाएगी, तो उसका जो ऊंचाई होगी, हाँ कितनी दूरी है मतलब समुद्र के तल से, तो उसका एक्यूरेट हमें पता चल जाता है। ठीक है, इसीलिए लिखा होता है। आप अब कभी जाना रेलवे स्टेशन पे तो आप जरूर नोटिस करना। ठीक है, अच्छा, जो समुद्र का जो जल है, ठीक है, समुद्र का जो जल है वो जैसे मैंने बताया कि सभी जगह जो है समान होता है। ठीक है, अच्छा, स्थल की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से ही जो है मापा जाता है। ठीक है, और जहां अगर, क्योंकि भाई हर जगह जब समुद्र तल एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो जाहिर सी बात है जो उनका जो आप देखोगे कि जो उनका जो नाप होगा ना वो शून्य शून्य होगा, हर जगह शून्य होता है। ठीक है, क्योंकि वो सब एक जगह मतलब एक ही जैसे होते हैं, एक ही लेवल पे, जो वाटर जो लेवल होता है ना एक ही लेवल पे होता है। ठीक है, अच्छा, अ, आप देखोगे कि विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये भी जो है ना, ये भी जो है विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, और ये जो है पृथ्वी पर जो भूमंडल में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, महासागर की बात करें, जैसे हमने दो चीजों की बात की थी, एक भूमंडल की बात की थी, जो पृथ्वी के जो दो भाग है ना, एक तो आप देखोगे कि एक उसका स्थलीय भूभाग हो गया, एक महासागरीय भूभाग हो गया। तो ये तो हो गया स्थलीय वाला भूभाग, ये स्थलीय भूभाग है। अब हम बात करते हैं महासागर, महासागरीय भूभाग। आपने प्रशांत महासागर के बारे में सुना होगा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो प्रशांत महासागर का जो मेरियाना गर्त है, मेरियाना जो गर्त है, मेरियाना एक एक पर्टिकुलर प्लेस है। ठीक है, उस जो जगह की जो गहराई है ना, वो समुद्र तल की जो है 11,022 मीटर है। आप ये सोचो, 11,022 मीटर, यानी आप समुद्र तल से भी अगर समुद्र के जो आप देखते हो लेवल, और उसके उसके लेवल से जो जमीन के नीचे की तरफ जब हम जाते हैं ना, तो देखो कि वहां पे कितनी जो है आप देख सकते हो कितनी गहराई है, यानी ठीक है लगभग 11 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, यानी 1,000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, तो अब जैसे देखोगे इसके अब हम बात करते हैं कि जो ये पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पे जो है ना, आप देखिए आपकी 8,848 मीटर है, आप देख सकते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, इसके बावजूद भी लोग यहाँ पे जो है गए हैं। ठीक है, एक न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी जो थे वो गए हैं। ठीक है, और भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा, ठीक है, वो गए हैं। ठीक है, ये दोनों जो है वो 29 मई 1953 को सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे, यानी न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा। ठीक है, ये दो व्यक्ति जो थे, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी जो लिस्ट है ना वो सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित नहीं है, इसकी जो लिस्ट है महिलाओं तक भी जो है। जापान की एक जुंको ताबेई, जो जुंको ताबेई थी, वो जुंको ताबेई गई हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये 16 मई 1975 को एवरेस्ट पे ये चढ़ने वाली पहली महिला थी। ठीक है, और भारत की जो बछेंद्री पाल, आपने नाम सुना होगा, भारत की जो बछेंद्री पाल थी, वो भारत की पहली महिला है जो 23 मई 1984 को जो है एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाली महिला बनी। अच्छा, अभी हम बात करते हैं अपने जो है महाद्वीपों के बारे में, कि हमारे कितने महाद्वीप हैं और किन किन महाद्वीप की क्या क्या खासियत होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं महाद्वीप।
महाद्वीप। पृथ्वी पर जो है 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, ठीक है। जलाशय के द्वारा एक दूसरे से ये अलग होते हैं, जो भी जैसे समुद्र वगैरह है तो समुद्रों से ये जो है एक दूसरे से अलग होते हैं। अच्छा, कौन कौन से हैं? सबसे पहले एशिया, ठीक है, फिर आता है यूरोप, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। अब आप देखोगे जैसे हमने गोलार्धों के बारे में पढ़ा था, ठीक है, एक विषुवत वृत्त जो है पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच भाग से, विषुवत जो रेखा है वो पृथ्वी के बिल्कुल बीच भाग से काटता है, उसका जो डिग्री है वो 0 डिग्री पे, यानी ये 2 बराबर भागों में पृथ्वी को बांटता है, ठीक है। अच्छा, जो स्थल का जो बहुत बड़ा जो भाग है ना वो उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। तो इससे हम ये समझते हैं कि जो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि अब एक एक करके हम इसके बारे में देखेंगे, महाद्वीपों के बारे में। तो सबसे पहले हम एशिया को लेते हैं, ठीक है। एशिया के बारे में सबसे पहले जानते हैं, एशिया की क्या खासियत है। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप यानी जहां पे अभी भारत स्थित है वो एशिया महाद्वीप में आता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/3 भाग है, यानी जो भी स्थल है पृथ्वी का उसका 1/3 भाग है, ठीक है। इसकी और क्या खासियत है? ये जो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, ये जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और इसकी क्या खासियत है? इसकी और एक खासियत यह है कि एक कर्क रेखा यहां से होकर गुजरती है, कर्क रेखा, कर्क रेखा होकर गुजरती है यहां से। हमने कर्क और मकर के बारे में बात की थी ना, तो कर्क रेखा यहां से होकर गुजरती है। अच्छा, एशिया का जो पश्चिम इलाका है, जैसे मान लीजिए मैं आपको मैप भी दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो एशिया है ना, ये पूरा इलाका जो है एशिया का है, ये पूरा इलाका ये एशिया का आता है, ठीक है, ठीक है, बहुत बड़ा इलाका है। और एशिया का जो पश्चिमी जो इलाका है ना, जो आप देखोगे ये जो पश्चिमी है, पश्चिमी जो इलाका है, ये वाला इलाका जो है ये पश्चिमी इलाका है। और एशिया का जो पश्चिमी इलाका जो है यहाँ पे यूराल पर्वत स्थित है। कौन सा पर्वत है? यहाँ पे यूराल पर्वत स्थित है, ठीक है। और यूराल पर्वत क्या करता है? यूराल पर्वत जो है वो एशिया को यूरोप से अलग करता है। यूराल पर्वत का क्या काम है? यूराल पर्वत जो है, कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। और यूराल पर्वत जो है एशिया को एशिया को यूरोप से अलग करता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है। अच्छा, यूरोप और एशिया, आप कहोगे ना यूरोप प्लस एशिया मिलकर यूरेशिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूरेशिया, यूरेशिया कहलाते हैं, ठीक है। इनका जो संयुक्त जो भाग है ना वो उसको यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका पहला जो है, आप देखोगे जो पहला महाद्वीप हो गया आपका एशिया महाद्वीप। अब हम बात करते हैं दूसरे महाद्वीप के बारे में। तो जो दूसरा महाद्वीप होगा वो दूसरा महाद्वीप हम यूरोप को लेते हैं, ठीक है, यूरोप को लेते हैं। यूरोप की क्या खासियत है? ये जो एशिया से बहुत छोटा है, एशिया से बहुत छोटा, ठीक है, एशिया से जो है बहुत छोटा है। अच्छा, और दूसरी क्या खासियत है? एशिया के जो पश्चिम में स्थित है, जैसे मैंने बताया ना कि पश्चिमी जो एशिया का जो पश्चिमी हिस्सा है वो यूराल पर्वत है। और यूराल पर्वत जो है वो जो है यूरोप को अलग करता है एशिया से। तो जो एशिया का जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी हिस्से में ये स्थित है। अच्छा, जो आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक वृत्त जैसे हमने बताया था आपको कि 66.5 डिग्री पे आर्कटिक वृत्त है। और आर्कटिक वृत्त के बाद जो है वह बर्फ की मात्रा जो काफी बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे हमेशा जो है ठंडक रहती है, ठीक है, वहां पे बहुत काफी बर्फ होती है। तो जो आर्कटिक वृत्त है वो इससे होकर जो है गुजरती है, ठीक है। और ये जो यूरोप है ना वो 3 तरफ से जो है वो जल से घिरा हुआ है, 3 तरफ से जो है जल से घिरा हुआ है, ठीक है। ये हो गई यूरोप के बारे में बात। अच्छा, अब हम बात करते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका, तीसरा जो महाद्वीप होगा वो अफ्रीका के बारे में हम लोग बात करते हैं। अफ्रीका जो महाद्वीप है ना बहुत खास महाद्वीप है।
एशिया के बाद जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो दूसरे नंबर पे जो है विश्व में, वो अफ्रीका महाद्वीप आता है। ठीक है, विषुवत वृत्त जो हमने बात की थी, विषुवत जो वृत्त है वो जैसे आप देखोगे कि विषुवत वृत्त जो है वहां वो यहाँ से जो 0 डिग्री अक्षांश जिसको हम बोला जाता है, इस महाद्वीप से होकर मतलब लगभग इसके जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका आप देखोगे, आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये अफ्रीका है। ठीक है, ये अफ्रीका है, ये पूरा जो है अफ्रीका है। और विषुवत रेखा आप देख सकते हैं कि विषुवत रेखा इसके एकदम बीचों बीच से होकर लगभग इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसकी खासियत आपको पता है क्या है? इसकी खासियत ये है कि आप देखोगे कि कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं जो हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। ये खासियत है कि ये ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों जो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों जो रेखाएं हैं वो यहाँ से होकर गुजरती हैं। जो अफ्रीका का जो काफी जो बड़ा हिस्सा है ना, उत्तरी गोलार्ध में यानी ऊपर की तरफ जो है, विषुवत वृत्त से ऊपर की तरफ जो है वो स्थित है। इस महाद्वीप में जो है इस जैसे मैंने आपको बताया कि इस महाद्वीप से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा जो है, तीनों रेखाएं जो यहाँ से होकर गुजरती हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या है कि आप देखोगे कि ये जो ये महाद्वीप है ना, ठीक है, यानी आप मैं लिख देता हूं कर्क, विषुवत और मकर, ये तीनों रेखाएं जो है यहां से होकर गुजरती हैं। ये तीन तरफ से जो है महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये जो आप देखोगे जो महाद्वीप जो है, ये अफ्रीका महाद्वीप तीन तरफ से महासागरों से घिरा है। इसके महासागर हैं, इसके बारे में और भी हम पढ़ेंगे, और भी मतलब खुल के पढ़ेंगे। पहले बेसिक चीजें क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, और जो सबसे बड़ा यहाँ पे गर्म रेगिस्तान है, जो विश्व का जो सबसे बड़ा जो गर्म रेगिस्तान है सहारा, वो सहारा रेगिस्तान यहाँ पे स्थित है। सहारा रेगिस्तान वो कहाँ है? वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप पे है। ठीक है, आप देखोगे कि जो जैसे मैंने आपको बताया कि चारों ओर से समुद्र से और महासागर से घिरा है। ठीक है, आप देखोगे जो विश्व की जो सबसे लंबी जो नदी है, विश्व की जो सबसे लंबी जो नदी है, वो जो नदी आप देखोगे कि नील नदी, नील नदी वो अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। ठीक है, सबसे जो बड़ी नदी नील नदी वो अफ्रीका महाद्वीप, सबसे लंबी जो नदी है, लंबी सबसे बड़ी अमेजोन है, अमेजन के बारे में भी बात करेंगे हम। और नील नदी जो है सबसे लंबी है और ये जो है अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अच्छा, इसके बारे में अब इसके बाद हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। अब जो चौथा महाद्वीप लेने वाले हैं वो कौन है? चौथा उत्तरी अमेरिका। जो चौथा जो हमारा जो चौथा लेने वाले हैं वो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का थर्ड, अफ्रीका के बाद थर्ड, तीसरा महाद्वीप है। ठीक है, अच्छा और क्या खासियत है? ये दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है, यानी दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है, यानी उत्तरी अमेरिका ऊपर और दक्षिण अमेरिका नीचे है, और एक संकरे रास्ते से जो है संकरे स्थल से जुड़े हुए हैं, जिसको हम उसको क्या कहते हैं? हम पनामा स्थल संधि, उसको हम कहते हैं पनामा स्थल संधि, उसको हम कहते हैं। संधि के बारे में हम लोग जानेंगे, स्थल संधि और जल संधि क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये जो महाद्वीप है ना, ये पूरी तरह से जो है ना उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, यानी पूरी तरीके से उत्तरी व पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये जो 3 महासागरों से घिरा हुआ है, ये जो उत्तरी अमेरिका है ना, वो 3 महासागरों से घिरा हुआ है, 3 महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 3 महासागर कौन कौन से हैं। अच्छा, पूर्व में आप देखेंगे तो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर, पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर।
इसको हम अंध महासागर भी बोलते हैं, इसको हम अंध महासागर भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड जो है महासागर वो पश्चिम प्रशांत महासागर है। पश्चिम प्रशांत महासागर। और जो थर्ड है, द थर्ड वन इज उत्तरी आर्कटिक महासागर, उत्तरी आर्कटिक। अब अटलांटिक में आर्कटिक में ध्यान रखिएगा कि अटलांटिक जो है इसके पूर्वी उत्तर में अटलांटिक महासागर है, और जो आर्कटिक महासागर है वो आर्कटिक महासागर टोटली उत्तर में है। आर्कटिक, यहाँ पे बर्फ वगैरह बहुत ज्यादा होती है, आर्कटिक महासागर में बर्फ वगैरह बहुत ज्यादा, आप इससे याद रख सकते हैं। आर्कटिक जो महासागर है यहाँ पे बर्फ होती है, क्योंकि ये उत्तरी जो वृत्त है ना वो वहां पे जो है उससे ऊपर जो है ये स्थित है, इसलिए यहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आप इससे इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका। अब हम जो पांचवा महाद्वीप लेने वाले हैं वो है दक्षिणी अमेरिका का। दक्षिण अमेरिका, हमने पहले अभी बात की थी उत्तरी अमेरिका, अब हम बात करेंगे जो है दक्षिणी अमेरिका की। अब इसकी क्या खासियत है भाई? अब इसकी खासियत है कि जो दक्षिणी अमेरिका जो अधिकांश भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, यानी विषुवत जो वृत्त है ना वो विषुवत वृत्त से दक्षिण की तरफ यानी नीचे की तरफ। ठीक है, जो अधिकांश इसका जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दो महासागरों से घिरा हुआ है ये। ठीक है, ये दो महासागरों से घिरा, जैसे हम उत्तरी अमेरिका की बात की वो 3 महासागरों से घिरा था, ये जो है ये 2 महासागरों से घिरा हुआ है। 2 महासागर कौन कौन से हैं? आप देखोगे कि पूर्व में जो है पूर्व में दक्षिण अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर आप देखोगे कि ऊपर की तरफ उत्तर हो जाता है, नीचे की तरफ दक्षिण हो जाता है। ठीक है, तो दक्षिण अटलांटिक महासागर, और जो सेकंड इज आप देखोगे कि जो पश्चिम में जो दक्षिण प्रशांत महासागर है वो स्थित है। दक्षिण प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर। ठीक है, ये दोनों स्थित है। अच्छा, विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, जिसको हम बोलते हैं एंडीज, वो यहाँ पे स्थित है। ठीक है, विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज वो यहाँ पे स्थित है। और आप देखोगे कि जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ना वो उत्तर से जो है आप देखोगे उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई है, यानी आप देखोगे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए एंडीज जो है उत्तर से आप देखोगे, देखिए उत्तर से लेके दक्षिण तक जो है फैली हुई है। ठीक है, ये सबसे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अमेज़न नदी के बारे में, अमेज़न नदी के बारे में मैंने आपको बताया, तो अमेज़न नदी जो है ना वो दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो बहती है। कहां पे? यहीं पे दक्षिण अमेरिका में अमेज़न इसको बोलते हैं। ठीक है, अमेज़न नदी ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी थी? नील नदी थी जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ती थी। अभी जो है अमेज़न नदी है वो दक्षिण अमेरिका में है। और आप देखोगे अमेज़न के जो जंगल है ना वो विश्व के सबसे घने जंगल माने जाते हैं, और इनको विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। फेफड़ा इसलिए कहा जाता है कि मैक्सिमम जो वायु जो बनती है वो वहीं पे बनती है। ठीक है, वहां पे जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है पेड़ पौधे हैं, इसकी वजह से वहाँ जो वायु का जो घनत्व तो बहुत अच्छा, और आप देखोगे कि बहुत मतलब अच्छी जो है वहाँ पे अच्छी क्वालिटी के जो है वहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। अच्छी क्वालिटी में बड़ी संख्या में जो है वृक्ष वहाँ पे पाए जाते हैं। अच्छा, जो हम सिक्स्थ जो बात करने वाले हैं कॉन्टिनेंट की, वो हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की। जो छठा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, इसकी क्या खासियत है भाई, इसके बारे में भी जान लेते हैं। विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। ठीक है, ये पूरी तरीके से जो है ना ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी
गोलार्ध में, पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, इसे आप देखोगे इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। द्वीपों की संख्या बहुत ज्यादा है इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, अब जो सेवेंथ जो हम बात करते हैं, अंटार्कटिका की बात करने वाले हैं। ठीक है, बर्फ का प्रदेश, बर्फ का महाद्वीप, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका बर्फ का महाद्वीप। ठीक है, आप देखोगे जैसे मैंने बताया था 66 साढ़े 66 डिग्री का जो आप देखोगे जो वृत्त था, उससे जो है दक्षिण का जो भाग है ना, वो दक्षिणी जो भाग है वो अंटार्कटिक महाद्वीप का भाग है। जो 66.5 डिग्री का जो उसका जो आप कहोगे कि जो एंगल जो हमने बनाया था, जो पृथ्वी पर हमने देखा था, उससे नीचे का जो भाग है, और वो जो आप देखोगे ना कि जो वृत्त है ना, वो वृत्त इसके बिल्कुल एकदम बीचों बीच स्थित है। ठीक है, ये बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण आप देखो दक्षिण ध्रुव इसके जो है ना मध्य में स्थित है। जैसे मैंने बताया ना दक्षिण ध्रुव, दक्षिण जो वृत्त का जो दक्षिण जो ध्रुव है वो इसके बीचों बीच स्थित है, इसके बीचों बीच स्थित है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। यहाँ पे जो आबादी नहीं रहती है, यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ रहना संभव नहीं है। यहाँ बर्फ के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, यह हमेशा जो बर्फ से ढका रहता है, और यहाँ जो स्थायी जो मानव जो है नहीं रह पाता है। ठीक है, जो कई देशों के ना शोध केंद्र यहाँ पे बने हुए हैं, कई देशों के जो शोध केंद्र यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, शोध करने के लिए तो लोग आते हैं और जो है शोध करते हैं, 2-4-10 दिन रुकते हैं और फिर अपने गंतव्य स्थान पर चले जाते हैं। तो भारत के भी यहाँ पे 2 शोध केंद्र हैं। ठीक है, भारत में 2 शोध केंद्र हैं। एक है मैत्री और दूसरी है दक्षिणी गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, तो आप देखोगे कि भारत के भी 2 शोध केंद्र हैं यहाँ पे, एक मैत्री एक दक्षिण गंगोत्री यहाँ पे स्थित है। इसीलिए आप सिर्फ शोध केंद्रों की ही चीजें हैं यहाँ पे, उसके सिवा यहाँ पे कुछ नहीं है। लोग आते हैं 10 दिन 15 दिन महीना 15 मतलब आप कह सकते हो कि महीना 1.5-2 महीना रहते हैं और शोध करते हैं, अपना चले जाते हैं। क्योंकि हर चीज का भी एक वो है ना लिमिट की। इंसान भी ऐसी जगह पे रह सकता है जहाँ पे खाने पीने की चीजें हो, खाने पीने की चीजें आप लेके जा भी सकते हो, लेकिन एक लिमिट टाइम से ज्यादा आप रह नहीं सकते हो, क्योंकि आपको धूप की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वायु की भी जरूरत पड़ेगी, फिर उसके अलावा खाने पीने की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पानी की जरूरत पड़ेगी, और पानी बिना उबाले आप पी नहीं सकते हो, क्योंकि वहां बर्फ होती है हमेशा। इसीलिए अभी जो हमने बात की वो अंटार्कटिका की बात की हमने। ठीक है, अब हम जो है बात आप देखोगे कि अभी जो हमने बोला कि ये पार्ट 1 था। ठीक है, अब जो है पार्ट 2 है। पार्ट 2 हम दूसरे जो है उसका लेकर आएंगे। उसका पार्ट 2 हम लोग आपको एक अलग से फिर पढ़ाएंगे। पार्ट 2 इसी चैप्टर का है। ठीक है, तो जो पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 में हम जैसे अभी हमने अपने महाद्वीप के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो जो महाद्वीप था ये भूमंडल का जो हिस्सा था। अभी उसके बाद हम जलमंडल भी पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से महासागर है, कितने बड़े हैं, और कौन किस किस महासागर की क्या खासियत है। फिर हम उसके बाद वायुमंडल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने भूमि जल और वायु की बात की थी, तो हमने एक भूमि मंडल जो हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम जलमंडल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग वायुमंडल पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। अच्छा, ये मैंने छोटा इसलिए करके थोड़ा सा पढ़ाया ना, क्योंकि भाई 20 मिनट 25 मिनट तो वैसे भी क्लास होगी। इससे बड़ी क्लास लेने में ना थोड़ी सी बोरियत महसूस होती है। ठीक है, जितनी छोटी क्लास होगी और जितनी अधिक से अधिक आपको जानकारी मिल जाएगी उतना ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो पढ़ाया हुआ होगा ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि अभी हम इसके बाद जो है पार्ट 2 लेके आएंगे। ठीक है, पार्ट 2 अगली जो क्लास होगी हमारी इसकी पार्ट 2 होगी। तो आप इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख के समझ सकते हैं। ठीक है, जो भी चीजें बताई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले आप जो है चैनल को जो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ठीक है, क्योंकि शेयर नहीं हो रहा है, और लाइक सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर करिए। ठीक है, और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। आप लोग तो देखिए खैर, और बताइए अपने सहयोगी को, अपने सहपाठियों को भी बताइए, क्योंकि उनको भी इससे जो है वीडियो से फायदा मिल सके। ठीक है, ये यूट्यूब की आज 16वीं क्लास थी, 16th क्लास थी। ठीक है, और आज जो डेट है वो 29 मई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आपको उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। अच्छा, एक और चीज ये है
मेहनत करते रहिए, डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। और अपना 100%, 110%, जैसे मैंने कहा कि 110% आप अपना दीजिए, और कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चीज़ों को अच्छे से पढ़ा जाए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप रिविज़न करते रहिए, ठीक है। हार नहीं माननी है और लड़ते रहना है, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि लड़ने वालों की ही जीत होती है, ठीक है। और लड़ने का मतलब ये नहीं कि आप जाकर दूसरों से लड़े, नहीं। लड़ने का मतलब ये है कि आप अपने आप से जो है लड़ते रहिए, और हिम्मत करते रहिए, अपने दिमाग को समझाइए, अपने दिल को समझाइए, और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर कोई कमी हो तो आप जरूर बताइए, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और पार्ट 2 लेकर हम लोग आएंगे जल्दी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो सेशन है वो पसंद आया हो, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद और नमस्कार।